तो आप भी अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि 25 में से 25 मार्क्स लाना मैथ्स के अंदर, तो आपको पी वाई क्यू पर कमांड बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो मेनली इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है वो हो जाता है पी वाई क्यू का। क्योंकि अगर आपने पी वाई क्यू पर कमांड है तो आपके ईजिली 25 में से 25 आ सकते हैं, क्योंकि भाई रेलवे भी वही पैटर्न को पूछता है प्रीवियस ईयर को, और उसी के माध्यम से वो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो कुछ ही इस प्रकार जो है आपकी रेलवे ने 2025 में कैसे पी वाई क्यू क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उन पर आपकी कमांड बनवाना चाहता हूँ, और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बेहतरीन सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा मिनट का सेशन नहीं रहेगा, 20 से 25 मिनट में हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे। तो चलो क्वेश्चन टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं सॉल्व। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज का हमारा पी वाई क्यू, मैं आप सभी को बता देता हूँ, पी वाई क्यू नंबर 3 रहने वाला है। पहले मैं 2 पी वाई क्यू करा चुका हूँ, तो जो भी चैनल पर नया आया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर ले। और अगर आपको चैनल पर अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए मैथ्स से रिगार्डिंग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए बिना सेशन को गवाए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो, एक कार जो है वो 3 किलोमीटर 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल क्या होगी। देखो 150 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारे पास में, स्पीड मल्टीपल होता है टाइम। डिस्टेंस हमें दे दी 150 और स्पीड हमें दे नहीं रखी, और टाइम हमें 3 घंटा दे रखा है। तो स्पीड हमसे पूछी, तो 3 से कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो यहाँ से स्पीड जो निकल के आएगी वो 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ, 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि कितने समय में स्वयं का दोगुना हो जाएगी। देखो बेसिक से कैसे करते हैं इसे, मैं 2 अप्रोच बताऊंगा आपको। एक ऐसी स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा जिससे आपका कभी क्वेश्चंस विद इन सेकेंड में आप कर दोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक। देखो कोई भी धनराशि थी वो स्वयं का दोगुना हो जाती है। मान लीजिए पहले वो धनराशि प्रिंसिपल 1 था, अब वह स्वयं का दोगुना हो चुका है। तो दोगुना क्या हुआ है, अमाउंट। तो जब अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हो क्या मिलता है, साधारण ब्याज। तो क्या एक साधारण ब्याज रहा होगा, तभी तो अमाउंट 2 हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो ऐसा ही कितना आया, 1 आया। अब हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम कैसे निकालते हैं कि एस आई का मल्टीप्लाई करते हैं, एस आई का मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और प्रिंसिपल गुणा कर देते हैं रेट से। ठीक है। तो देखो एस आई अपने पास में कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई 100 से गुणा कर दिया। नीचे क्या रखना है, देखो मैंने क्या सूत्र बताया था, मैंने जो सूत्र बताया था वो टाइम का बताया था आपको, एस आई मल्टीप्लाई 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। तो आपको सभी को पता था सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में 1 निकल के आया था। तो 1 सिंपल इंटरेस्ट है, 100 हमारे पास में रखा है। और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल हमारा 1 से 2 हुआ है। तो 1 हमारे पास में जो था वो साधारण ब्याज था, तभी तो 2 अमाउंट हुआ है, और 1 प्रिंसिपल था हमारे पास में, तो प्रिंसिपल की जगह 1 रख देंगे। और टाइम हमारे पास में कितना था, तो टाइम हमारे पास में जो था, सॉरी रेट हमारे पास में कितनी थी, 5% थी। तो 5% के रेट से 5 को ये नीचे रख दिया, तो ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो 20 वर्ष जो है हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। आपको इतने लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, सबसे स्मार्ट अप्रोच लगानी है एग्जाम के अंदर। जब भी कभी आप बैठो तो आपको पता है क्या करना है, आपको बस सीधा सॉल्यूशन ये करना है कि 100/रेट, 100/रेट इसका भाग लगा दो। तो 100/रेट का भाग लगाओगे तो 100 रेट कितनी है, 5, तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 20। ये तो आपका कभी जब राशि 1 से 2 गुनी होती है ना, तब का फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए सभी के डाउट आ रहा होगा कि भैया अगर राशि जो है 1 से 3 गुना हो जाए, मान लीजिए 1 से 3 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज कितना मिलता है आपके पास में, 2 मिलता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज अगर 2 मिलता है, तो मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था कि 100/रेट रखना है, और जितना साधारण ब्याज मिल रहा है उसको 2 से, जैसे ये 2 साधारण ब्याज मिला है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। तो 100 रखा, रेट कितनी थी, 5% थी, और 2 से गुणा किया, तो यह आ जाता 20 दूनी 40, यानी कि टाइम कितना साल आ जाता, 40 साल, जब 1 से 3 गुना होती। भाई यही बेस्ट स्मार्ट अप्रोच होती है, और जो टॉपर्स होते हैं ना उन्हीं चीज़ों को रूल करते हैं, तभी तो पेपर इजीली कर पाते हैं। आप लोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो भाई सेशन को लाइक करते जरूर चलें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 भुज में बाह्य कोण की माप क्या होगी। देखो बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री/n। तो बाह्य कोण के लिए 360 है, भुजाएं कितनी दे रखी है, सम 10 भुज। तो सम 10 भुज में कितनी भुजाएं होती है, 10। तो 10 से 36 डिग्री, ईजी क्वेश्चन था, 36 डिग्री निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक को सरल कीजिए। तो देखो व्यंजक को सबसे पहले अपन कोष्टक की चीज़ों को सरल करते हैं। तो मैंने जो है एलसीएम ले लिया 3, 3 एलसीएम में लूँगा तो ऊपर कितना बनेगा, 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो हमारे पास में ये भी 23 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 13 है, प्लस का 9 है। अब देखो 13 23 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 10 और प्लस के 9 यहाँ पे, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को क्या है, जब बेस क्लियर नहीं होता तो थोड़े बहुत अटक जाते हैं। देखो 9 की जगह हमें 1/2 पावर दे रखी है। देखो मान पुट करते चलो, x के बराबर 9 दे रखा है, y के बराबर 3 दे रखा है, z के बराबर 8 दे रखा है। y की जगह मैं रख देता हूँ कितना, 3, तो माइनस का 1/3 आ गया, ठीक है। नहीं सॉरी, y की जगह मुझे 3 रखना है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखो 9 की जगह कितना रखना था, x की जगह 9 रखेंगे तो 9 से ही 1/2 आ जाएगा, और y की जगह अपन 3 रखेंगे तो 3 की घात -1 आ जाएगी, और अगर z की जगह अपन कितने रखते हैं, 8, तो 8 की जो घात है वो 2/3 आ जाएगी। अब सभी को पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और कोष्टक के बाहर कितना है, 1/2 है। ऐसे ही ये 3 की घात -1 है, अगर नीचे आएगी तो ये प्लस में आ जाएगी। नेक्स्ट 8 की घात 2/3 है, तो 2 की क्यूब होती है ना 8, 2 की क्यूब, और कोष्टक के बाहर क्या है, 2/3 है, ठीक है भाई। अब स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास में, 3 बचा, ठीक है। ऊपर मैं लिख रहा हूँ 3 बचा, मल्टीप्लाई, ये नीचे 1/3 है ही अपने पास में, मल्टीप्लाई। अब देखो 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो ये 4 आ गया, तो 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास में आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 4, तो 4 इसका राइट आंसर होने वाला है। देखो अच्छा लग रहा है ना करके, ऐसे ही उड़ाएंगे भाई, बिल्कुल अच्छी तरीके से उड़ाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप मेरे से जुड़ गए ना तो मैं इसको बहुत बेहतरीन करा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपके साथ में समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य एक तरीके का एवरेज ही होता है, तो अब सभी को अपन को काउंट करना है, तो 22.5 और सबसे पहले जोड़ते हैं 42.5 को, तो ये हो गए 43, और 45 और 20 65, तो 65 तो अपने पास में ये हो गए, प्लस 56 अपने पास में ये है, तो 65 और 56 कितने हो जाएंगे, 71, इनकी 121 हो जाएंगे, और 121 में से 2 घटाएंगे तो 129 हो जाएंगे, और 36 अगर अपन जोड़ते हैं और प्लस का एक ये है तो 156 अपने पास में ये हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू को आप काउंट करो तो 3x + 4x, 4 और 2 6x, यानी कि अपने पास में जो योग निकल के आया है वो अपने पास में योग कितना निकल के आया है, 156 प्लस का 6x, ठीक है भाई। तो टोटल योग तो इतना हो गया, और टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं आपको दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसी संख्याएं, और यहाँ से जो इनका समांतर माध्य दे रखा था वो दे रखा था 30। अब बस कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन करना है बस, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 156 प्लस 6x, 7 की इससे गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 156 में से 210 घटाएंगे तो 44 बचेगा, 44 और 10 54 हो जाएंगे, तो 6x की वैल्यू आ जाएगी 54, तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो यही आपका जो है राइट आंसर होने वाला है। तो x का मान ही उसने पूछा था, तो 9 हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इसका व्यंजक को सरल करना है अपन को। देखो व्यंजक को किस तरीके से सरल करते हैं, अब ये 2 की गुणा दे रखी है, अगर अपन को इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो लास्ट में 1 आता, तो आप बोलते कि इन दोनों में से किसी का आंसर आएगा, ये दोनों तो वैसे ही नहीं होंगे, लेकिन इसकी एक और स्मार्ट अप्रोच है। देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, अगर 10,000 है मेरे पास में, अगर मैं 10,000 में से 7 घटा देता हूँ, ठीक है भाई, और गुणा, अगर 10,000 में से +7 कर देता हूँ, तो क्या एक ही चीज़ है क्या ये, क्या 10,000 में 7 घटाएंगे तो वही 9993 बचेंगे, और इसमें अगर 10,000 में 7 जोड़ेंगे तो 10,000 7 ही बनने वाले हैं, तो ये आपके पास में क्या बन रहा है, एक चीज़ बन रही होगी a-b और a+b, जिसको अपन लिख सकते हैं a² माइनस का b²। a² किसको स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास में होगा 100 का स्क्वायर, ठीक है भाई, भाई नहीं सॉरी 10,000 का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू अपने पास में 10,000 है और बी की वैल्यू अपने पास में 7 है, तो 10,000 का आपको स्क्वायर करना था, ये आपके पास में स्क्वायर करना था, और बी का स्क्वायर घटाना था, यानी कि 7 का स्क्वायर। अब आप सभी को पता है कि 10,000 में कितनी जीरो आ रही है, 4, तो 4 जब स्क्वायर करोगे तो कितनी जीरो हो जाएंगे, हमारे पास में 8 जीरो हो जाएंगे, ठीक है भाई। आपको सभी को पता है कि 10,000 में आप 8 जीरो हो जाएंगी, और 7 का स्क्वायर यानी कि गुणनचास हमको घटाना था, तो 8 जीरो में से गुणनचास को आप घटाओगे तो मतलब कोई ना कोई जो आंसर निकल के आएगा वो 8 अक्षर वाला होगा। तो हम क्वेश्चनों को 2 तो ऑप्शन हम वैसे ही नेगलेक्ट कर चुके थे, लेकिन 8 वाला कौन सा है, तो इसमें 3 और 3 6 2 8, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो इसमें कितने आ रहे, 3 3 6, तो 7 वाला हमारा आंसर नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यदि चीनी का मूल्य 20% कम हो जाता है तो गृहस्थ को अपनी चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि चीनी पर उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। तो देखो, अगर चीनी का मूल्य 20% कम हो जाता है तो पहले चीनी का मूल्य 100 था, आज चीनी का मूल्य हो चुका है 80, तो कितनी प्रतिशत खपत को बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ा रहा है तो कितना बढ़ाएगा, 20 बढ़ाएगा। जब बढ़ा रहा है तो हमेशा जो नीचे वैल्यू रखी जाती है वो कम वैल्यू रखी जाती है। देखो, जब ज़्यादा के लिए बोलता है तो नीचे वैल्यू अपन कम रखते हैं। तो 20/80 गुणा 100, ये कितनी बार कटा, 4 बार। 4 से 100 कितनी बार कटा, 25 बार। तो डायरेक्ट 25% आंसर आ गया। और इसको एक अप्रोच पता क्या होती है, जब भी कभी 20% दिया होता है तो उसका डायरेक्ट आंसर 25% ही आता है, हमेशा 90% यही होता है इसका आंसर। तो जब भी कभी आप अटको और डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन देना हो ना, 25% दे दिया करो। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, 4 ABCD के बीच एक धनराशि 4:7 9:3 के अनुपात में बांटी जानी है। यदि C को D से 720 रुपये अधिक मिलते हैं तो C और B के हिस्से में अंतर बताना है। तो देखो, C को D से, तो C और D को कितने मिल रहे हैं, तो 9। C को मिल रहे हैं 9 और D को मिल रहे हैं 3। तो उन्होंने बोला है 720 रुपये अधिक मिलते हैं। अधिक और कम हमेशा अंतर होता है, तो 9-3 बटे करेंगे 720। तो 6 की वैल्यू अगर 720 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। उसने पूछा C और B के हिस्से में अंतर कितना है, तो C और B के हिस्से में अंतर कितने का है, 2 का है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 240 आंसर। बस यही करना था। देखो भाई, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 22% अधिक बताता है और उस पर 15% की छूट भी देता है। यदि वह एक पंखे को 5185 रुपये में बेचता है तो पंखे की कॉस्ट प्राइस उसने पूछ ली है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। आप अगर बेसिक से जाओगे ना तो काफ़ी लेंथी होगा, लेकिन आपको पता है कि एक तो अधिक आ रहा है और एक आ रहा है डिस्काउंट परसेंटेज। तो जो परिवर्तन परसेंटेज आपने पढ़ा होगा कि परिवर्तन परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परिवर्तन परसेंटेज ए बी रूल से निकालते हैं कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो बस वही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। देखो, 22% अधिक बताता है तो मैंने मान लिया 22 अधिक बताता है। 15% का डिस्काउंट देता है तो 15 का डिस्काउंट दे दिया माइनस, क्योंकि माइनस 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 प्लस माइनस होता है। तो 22 इंटू 15/100। ठीक है भाई, 22 में से 15 जाएंगे तो आपको पता है 7 बचेंगे, माइनस मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूना 30, तो 3 असल आ गई। 15 दून 30 और 33, नीचे कितना था, 100 था। 0 से 0 काट दिया, एक 10 नीचे है तो एक छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, 3.3 आ गया। अब 4 में से 3.3 घटाओगे तो ये जो आपके पास में बचना है 4, मान लीजिए ये 4 हो चुका है तो 3 और 3.7, मतलब जो है आपके पास में प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपके पास में क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज था। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो निकल के आया वो आपके पास में 3.7 निकल के आया। आप सभी को दे रखा था कि भाई 5185 रुपये में बेच रहा है। अगर मैंने मान लो कॉस्ट प्राइस अपने पास में 100 रही होगी और प्रॉफिट परसेंटेज 103.7 है, तो आप मेरे को सेलिंग प्राइस बता सकते हो। तो बिल्कुल बता सकते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस में अगर अपन प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ देते तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास में अगर 100 और 3.7 को जोड़ेंगे तो 103.7 हो जाएगा। ठीक है, 103.7। अगर मैं 103.7 में से पॉइंट को हटाता हूँ तो ऊपर जीरो को जोड़ दूंगा, सॉरी जीरो, तो 10 जोड़ दिया। अब हमसे पूछा है पंखे की कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो बस हो गया सवाल सॉल्व। 137 से ये डायरेक्ट कितनी बार कट रहा है, 5 बार। तो 2 और एक 3 जीरो आ गए हैं, तो 5 और 3 जीरो 5000। ठीक है भाई, बस इजी सवाल था, कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं था। लखन और राम का जो क्रम से 48,000 रुपये और 72,000 रुपये का एक निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। 6530 रुपये के वार्षिक लाभ में राम का भाग क्या होगा। आपसे पूछ लिया राम का भाग क्या होगा, दोनों का इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है। देखो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लेना है। देखो, 48,000 यहाँ पे दे रखा था, 3 जीरो से 3 जीरो कट ही जाएंगे तो 48 रेशो कितना आ जाएगा, 72। जब टाइम सेम होता है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है भाई, जब टाइम सेम होता है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। तो इसका रेशियो 24 से काट दोगे तो 24, 24 दूना 48 और 24 तिया 72। तो यानी कि जो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ गया वो 2:3 आ गया। वहाँ जो हमें प्रॉफिट का जो टोटल प्रॉफिट दे रखा है, देखो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट का आपने रेशियो निकाला, 24 से काटा 2 बार, 24 से काटा 3 बार, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारे पास में 2:3 है। तो प्रॉफिट का रेशियो भी हमारे पास में 2:3 ही आएगा जब हमारे पास में टाइम सेम होता है।
वहाँ उसने हमें टोटल लाभ दे रखा है 6530 का, और यहाँ हमें टोटल लाभ कितना हो रहा है 5 का, और हमसे पूछा क्या है, राम का भाग पूछा है। तो राम कौन सा था, सेकंड वाला, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से काट लो भाई। ये कितनी बार कटा, 13 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 6 बार, तो ये 1306 ये आ जाएंगे। ठीक है, 1306 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 3 से, तो 6×3 = 18 का 8 का 1, और 13×3 = 39, यानी कि 3918 आपका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन जो है आपको एक लैंग्वेजी सवाल है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप अपना एक बार दिमाग लग के इस सवाल का सॉल्यूशन ज़रूर करके मुझे बताएं। तो ये आपके लिए होने वाला है एक होमवर्क। अगर आप में से कोई इसका जवाब नहीं दे पाया कमेंट सेक्शन में, तो कल मैं जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो सबसे पहले इसी सवाल को कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका होमवर्क होने वाला है, तो ज़रूर बताना कॉमेंट्स में कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, A+B एक कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है। तो A+B किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 4 में। तो बी अकेले उस काम का 19 गुना, बी अकेले उस काम का 19 गुना कितने दिनों में करेगा, उस काम का 19 गुना कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ से इक्वेशन बनाओ कि A+B कितने दिनों में कर सकते हैं, 2 दिनों में, और जो ए अकेला है वो कितने दिनों में कर सकता है, तो 4 दिनों में। एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया, सॉरी 4 ही ले लेंगे ना, एलसीएम एलसीएम 4 ले लिया। तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये कितनी बार कटेगा, अगर ए की वैल्यू 1 है और हमारी टोटल A+B की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं बी की वैल्यू भी तो 1 रही होगी ना। ठीक है, तो बी अकेले उसी काम के 19 गुने को, तो उसी काम क्या था, 4 हमारा काम था, 1 की इफिशियंसी से करना था और इसका 19 गुना करना था। तो कितना आ जाएगा बी का काम, तो बी का काम आ जाएगा 76। ठीक है भाई, किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। मान लीजिए 2 एक अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में कभी भी किसी का भाग नहीं जाता, आप सभी को ये पता होता है। तो या तो वो सम का भाग जाता है उसमें, या फिर एक का भाग जाता है। तो किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या एक तो खुद हो जाएगी और एक हो जाएगा। तो यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की टोटल संख्या होती है 2। क्वेश्चन अच्छा है भाई, याद रखना इस चीज़ को, डायरेक्ट याद रखना। तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, A, B, C किसी काम को 15, 10, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता दी जाती है, तो वह काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं है, बेसिक सा सवाल है। आपके पास में ए कितने दिनों में कर सकता है, 15 में। बी के लिए आप बोलोगे कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में। सी के लिए आप कहोगे तो कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में। एलसीएम कितना निकल के आ रहा है, एलसीएम आप बोलोगे तो 90 निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से 15×6 = 90 हो गया, 10×9 = 90 हो गया, और 30×3 = 90 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए, बी और सी की एफिशिएंसी आपके पास में आ चुकी है। ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है, मतलब ए पहले 2 दिन तक काम करता है, और प्लस जब तीसरे दिन होता है तो तीनों मिलके काम करते हैं। बस यही फंडा चल रहा है इन लोगों का, और इस तरीके से जो टोटल काम हो रहा है वो 90 काम कंप्लीट हो रहा है। तो पहले 2 दिन तक अगर ए करता है तो 6 की इफिशियंसी से 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 12, प्लस अगले दिन जब तीनों मिलके काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि बी और सी सहायता करते हैं तीसरे दिन, तो तीसरे दिन तीनों मिलके काम करेंगे। तो 9 और 6, 15, 3, 18, 18 काम कर लेंगे वो। 18 काम यानी कि 30 काम कर लेंगे। कहने का मतलब चला कि 2 दिन तक तो ये रहा, तीसरे दिन सभी मिलके काम किए, तो 3 दिन में उन्होंने काम कितना किया है, 30 काम किया है। 3 दिनों में उन्होंने कितना काम किया है, 30 काम, और हमें कितना काम करना है, 90। तो 90 इसका 3 गुना है, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9। तो 9 दिन इसका आंसर आ जाएगा ना। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, तो बस नॉर्मल सवाल था। आशा करता हूँ सभी को समझ आया होगा। अमित और अमिता की वर्तमान आयु के बीच अनुपात, अमित है और अमिता की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 7:5 है। 5 वर्ष पहले अमित की आयु और 5 वर्ष बाद अमिता की आयु के बीच अनुपात 1:1 है। अब से कितने वर्ष बाद अमित और अमिता की आयु टोटल मिलाकर 72 वर्ष हो जाएगी। देखो भाई, सबसे पहले समझो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाते हैं। देखो अमित हमारे पास में कितना है, 7 है, और वहीं अमिता को मैं AM से दर्शा देता हूँ, तो 7 अनुपात हमारे पास में आ गया 5। अब देखो 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, जब भी पहले और जब कभी भी बाद आता है, देखो पहले और बाद आता है ना, तो हमेशा प्लस किया करो, और जब बाद आता है तो माइनस किया करो। तो ऐसे 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 10 का आ जाएगा। ठीक है, इससे जो रेशो निकल के आ जाता है वो 1:1 आ जाता है।
अब डबल क्रॉस मेथड आप जानते होंगे, इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब जो नेक्स्ट गुणा हमें करनी है, वो 10, 10 पंजो 50 और 10 7 70, तो इसका जो डिफरेंस आ जाएगा 20। चलो 1 मिनट एक बार वापस करते हैं इसको, थोड़ा बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको इजीली समझ आ जाएगा, वरना डबल क्रॉस क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो देखो सबसे पहले बेसिक से मैं करता हूँ कि जो मैंने अमित था उसको तो मैंने मान लिया 7x, और जो अमिता था उसको मैंने मान लिया 5x, ठीक है भाई। तो जैसे जैसे वो बोलता है कि 7x, तो 5 वर्ष पहले अमित की आयु, तो ये 5 वर्ष मैंने पहले कर दिया, ठीक है। और 5 वर्ष बाद अमिता की आयु, तो 5 वर्ष बाद, तो यानी कि 5 अमिता का इस टाइम पे 5x है, और अगर 5 वर्ष बाद कहोगे तो +5 और कर देंगे, जिससे जो इनका बीच का अनुपात हो रहा है वो 1:1 हो रहा है, ठीक है। बस कुछ नहीं, सॉल्व कर लेंगे इसको, इससे गुणा करेंगे 7x और इसके इससे गुणा करेंगे 5x, तो 7x में से 5x जाएंगे जो 2x बचेगा, ठीक है। इसको ये 5 है और इधर ये -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू आपके पास में निकल के आई 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो अमित की आयु कितनी हो जाएगी, सतुपतु 35, और जो है आपके पास में अमिता की आयु पचम 25, तो ये जो आयु आपके पास में 35 और 25 निकल के आ गई प्रेजेंट की। अब से कितने वर्ष बाद जो है अमित और अमिता की आयु जो है कुल मिलाकर 72 साल हो जाएगी। तो देखो अब 35 और 25 कितने होते हैं 60, तो 60 तो प्रेजेंट टाइम के अंदर है। हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए कि टोटल 72 वर्ष कब पूरी होगी, तो 72 वर्ष कब पूरी होगी इसके लिए मैं बता देता हूँ। देखो इनकी आयु कितनी निकल के आई 35 और 25, तो इसकी में अगर n ऐड कर देते हैं और ऐड कर देते हैं 25 + n, तो इनकी टोटल आयु का योग इन्हें 72 होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 60 + 2n बराबर में हो गया 72। तो 60 में से जब का 72 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, तो ये 2 से डायरेक्ट कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आप सोच सकते थे कि उनकी जो आयु का रेशो टोटल आ गया चाहे 60 आ गए, अब हमें कितनी चाहिए 12 और चाहिए, तो 2 में बांटोगे तो 6 और होना चाहिए ना, तभी तो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो बस सोचना था, कुछ नहीं था, मैंने आपको समझाने के लिए बस इतना सारा कुछ बताया, वरना इस सवाल में था कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय, चीनी, थाई और विविध व्यंजक पसंद करने वाले लोगों के बीच औसत। औसत क्या होती है, टोटल जो होती है टोटल क्वांटिटी होती है, और बटा टोटल जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर होते हैं, उसको अगर आप डिवाइडेशन कर देते हो तो आपके पास में एवरेज निकल के आ जाता है। बस कुछ नहीं करना, इनको जोड़ना है। इंडियन 6000 है, चीनी आपके पास में 1.5 है, तो 6,500 और 5,500 11,500 हो गए। थाई 11,500 और ये 12 3 15,000 हो गए, 15 और 6.5 21,000 हो गए, तो 21,500 हो गए। और नंबर ऑफ संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, तो 4 का भाग लगाना था, बस कुछ नहीं, यही था। 4 पंजो 20, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 और 4 पंजो 20, तो ये 5355 आपका आंसर निकल के आ गया। बस कुछ नहीं, डिवाइडेशन करना था। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होता है। बहुलक आप सभी को पता है कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुलक के लिए जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट जो संख्या होती है वही अपने पास में बहुलक होता है। तो जो संख्या मैक्सिमम बार आई है ना वही बहुलक है। तो कौन सबसे ज़्यादा बार आया, देखो 66 को चेक करोगे तो एक ही बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार आया 66। वहीं से 79 को तो 2 3 ये नहीं आया। 83 आपके पास में 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार, तो यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो आया 83 आया है। आप सभी भी चेक कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया तो 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। अमन ने 2 मकान है, 1,995 लाख रुपए प्रति मकान की दर से बेचे हैं और 5% का लाभ प्राप्त हुआ है। दूसरा मकान पे उसको 5% की हानि हुई है, तो पूरे व्यापार में उसे क्या हुआ है। तो पूरे व्यापार के लिए देखो, जब भी हमें जो ये रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, जब हमें परसेंटेज में आंसर दिया हुआ होता है, जब हमें परसेंटेज में आंसर दिया होता है तो रियल वैल्यू कभी काम नहीं आती। कैसे करेंगे इस सवाल को, डायरेक्ट अप्रोच ये होती है कि इसका r²/100 कर देते हैं माइनस लगा के, तो -r²/100 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है बटे में 100, तो 0.25 आ जाएगा, 2 छोड़ के जगह पॉइंट, तो 0.25% की माइनस का चिन्ह दिखाता है हानि को, ठीक है। तो 0.25 की आपके पास में हानि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में 12,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित है। देखो 3 साल के लिए अपन एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 33% कर दें इसका, तो भी राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा बेसिक से मैं बता देता हूँ कि 10% के 3 साल के लिए, तो देखो 10 से 11 हो रहा है,
फिर 10 से कितना हो रहा है 11, और फिर 10 से कितना हो रहा है 11। ये थोड़ा ईजी पड़ जाता है रेशो मेथड। तो 1000 और ये कितना हो जाएगा 1331। तो कितना ब्याज मिला 331 मिला है। और प्रिंसिपल आपको पास में कितना दे रखा था, देखो 12,000 आपके पास में प्रिंसिपल दे रखा था। प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल, ये हमारे पास में प्रिंसिपल होता है और ये होता है हमारे पास में अमाउंट। तो अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल घटाओगे तो 331 आपके पास में ब्याज निकल के आ जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो 12,000 रुपये था हमारे पास में। राशि के नीचे प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल रखेंगे तो प्रिंसिपल हमारे पास में था 1000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 331 से। तो ये 30 से 30, तो 331 गुणा 12 करते हैं भाई। 331 मल्टीप्लाई 12, तो 12 का 2 का 1, 12 थी 36 और 1 37, 3 और 12 थी 36 और 3 39, यानी 3972 जो भी है हमारा राइट आंसर है। ठीक है भाई, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं भाई। मैं आपके लिए अपना कीमती टाइम में, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अपन तैयारी करा रहे हैं। तो भाई चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो जुड़ जाइए एक बार, आप सभी भी बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँगा, देखना मज़ा आ जाएगा आपके पास। दो घनों का आयतन जो है 729 है। देखो वॉल्यूम जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 729 रेशियो 1331। ठीक है, अगर हमको वॉल्यूम से उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है तो रेडियस निकालनी है, तो हमको इनका क्यूबॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का क्यूबॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप वॉल्यूम से किसी चीज़ की रेडियस में आते हो तो क्यूबॉइड करते हो। तो ये कितने की क्यूब हो जाएगी 9 की क्यूब। 1331 किसका क्यूब होता है। इन चीज़ों को डायरेक्ट याद कर लो भाई, क्योंकि क्यूब हुआ, स्क्वायर हुआ, गुणा हुआ, तो जितने भी सारे होते हैं ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो रेडियस कितनी आ गई 9 से अनुपात 11 हो गई। क्षेत्रफल में क्या होता है, रेडियस को 2 बार काउंट किया जाता है, तो एक बार तो रेडियस ही हो गई, तो स्क्वायर कर देंगे क्षेत्रफल के लिए। तो 9 का स्क्वायर होगा 81 और 11 का स्क्वायर होगा 121। तो यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इजी क्वेश्चन है। ये दशमलव संख्या दे रखी है 0.33 से p/q की फॉर्म में लिखना है। आप सभी को पता है कि 0.33 पे भार है, जब भार हटाते हैं तो नीचे 9 लिखते हैं, बस 33 है। दोनों पे से बाहर हटाएंगे तो 2 बार 9 लिख देंगे, तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो व्यंजक देखो 20 - 20, तो ये तो हो जाएगा प्लस का 20, और 7 का भाग 14 का भाग 7 में लगाओगे तो 2 और आ जाएगा, तो ये 22 आंसर आ जाएगा। तो रेलवे भी भाई इजी क्वेश्चन पूछती है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन हार्ड आता है, बिल्कुल आप। तो भाई क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। तो देखो बी की आय अगर 100 है ना, तो ए की आय से 40% कम है, यानी कि ये आ गई 60। तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। तो ए की आय तो जो पहले दे रखा है उसको रख दो ऊपर, जो नीचे की बोल रहा है उसको नीचे, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 100 से 100 गुणा कर दिया तो 60, यानी कि ये नहीं 60% निकल के आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। देखो भाई सेशन फिर से बता रहा हूँ, अच्छा लग रहा है तो भाई एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और अगर आपको मेरे से जुड़ना है, रोज़ प्रैक्टिस सेट करने हैं मैथ के, तो जुड़ जाइए मेरे साथ में। यहाँ से आगे मैं और भी बेहतरीन अप्रोच आपके साथ में लेके रहूँगा, लाता रहूँगा, और हर एक सवाल की ऐसी शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिसमें आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। लास्ट क्वेश्चन है साइन थीटा 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करना है। देखो तो ऊपर साइन है, मैं साइन को ऐसे लिख रहा हूँ, और 1 + cos है। ठीक है, इसको इसका ऐसे रहने दो। ये नीचे देखो 1 + माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ प्लस लिख देंगे अपन cos थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा मुझे बता दीजिए क्या होता है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। तो आशा करता हूँ सभी को फॉर्मूला याद होगा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, एक cos थीटा ऑलरेडी नीचे उन्होंने दे रखा है। सॉल्यूशन करेंगे 1 + cos, मैं cos यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो cos कॉमन ले लिया तो 1 + cos ही यहाँ पे बचेगा, तो cos से cos कट जाएगा। sin/cos क्या होता है मुझे बता दीजिए। sin/cos होता है tan थीटा, तो tan थीटा इसका राइट आंसर है। बस कुछ नहीं करना था, देखो और थोड़ा सा करना था, यहाँ से तो कुछ करना ही नहीं था। 1 - साइन स्क्वायर हो जाता cos अगर आप कॉमन लेते तो यहाँ पे नीचे क्या बचता 1 + cos, और यहाँ था cos, और ऊपर था आपके पास में साइन, और यहाँ था 1 + cos, 1 + cos से कट जाता, sin/cos हो जाता tan थीटा। तो बस भाई आज का ये अंतिम सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आपको सभी को आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर ये सीरीज़ पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।